नमस्कार, मैं वैभव जोशी अपने चैनल हेल्दी क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोग ईयरफोन यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। और जो लोग संविदा नर्स भर्ती का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग इसकी आपने फॉर्म के लिए पढ़ लिया होगा कि हमको क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा इसमें। उसके बाद हम जो मेन बात करेंगे वो सिलेबस की बात करेंगे। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने ये भर्ती का आयोजन करवाया है। इसका एडवर्टाइजमेंट इसकी वेबसाइट पे 6 जुलाई को आया था। नाम है संविदा नर्स भर्ती 2023। नाम से ही पता पड़ रहा है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो रिन्यू कराना चाहे तो रिन्यू करा सकती है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करना है आपको उसकी वेबसाइट पे जाकर के। फॉर्म फीस कितने रहेगी, कब, पहले अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो 10 जुलाई से 8 अगस्त, 10 जुलाई से इसका पोर्टल ओपन हुआ है और 8 अगस्त तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की फीस क्या है, तो जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर वाले उनके लिए 600 रुपये है। बाकी जितने भी नॉन क्रीमी लेयर है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए 400। सैलरी फिक्स है 18,900 रुपये। कौन कर सकता है, जीएनएम या उसके समकक्ष जैसे बीएससी नर्सिंग वाला है वो कर सकता है। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज लिमिट 21 से 40 साल। 40 साल कब तक, 1 जनवरी 2024 तक। अगर आप 40 साल हो रहे हैं उसके पहले पहले आप लोग कर सकते हैं। इसमें 5 साल की छूट है। किस किस के लिए, एक तो जनरल फीमेल के लिए, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है। और उसके बाद में अगर कोई विडो है, परित्यक्तता है, तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट होना ही चाहिए आपके पास में। और उसके बाद में एग्जाम फॉर्म कब भरना है वो आपको बता दिया, 10 जुलाई। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। पहले हाँ, एक नंबर ऑफ पोस्ट की बात रह गई। इसमें टोटल पोस्ट हैं 1588 पोस्टें हैं, जिसमें से जो नॉन टीएसपी की पोस्टें हैं वो है 1400 नॉन टीएसपी, और जो टीएसपी है उसके लिए 188। तो टीएसपी में आवेदन करने वाले के लिए टीएसपी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, अब सीधा सिलेबस पे आ जाते हैं हम। सबसे जो सिलेबस पे आ जाते हैं हम लोग एक बार। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा सिलेबस के बारे में ओवरव्यू कर रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न तो आपको पता पड़ ही गया होगा इसमें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका। 1 मिनट कहाँ गया इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन मोड पे है एग्जाम है। उसके बाद में इसका जो एग्जाम टाइम रहेगा 90 मिनट का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सभी जो प्रश्नों के अंक हैं वो समान रहेंगे। सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप गलत करते हैं तो जो 7वां पॉइंट है उसको आप देखें ध्यान से, कि अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा। आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें से 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम परीक्षा के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम बहुत सिंपल है। इसमें एनाटॉमी आएगी आपकी, टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। तो इसमें मार्क डिवीजन है, जो नर्सिंग का मेन सब्जेक्ट है उसको 55 मार्क्स दिया है। 55 नंबर में आपकी एनाटॉमी, फंडामेंटल, एमएसएन, थोड़ा कम्युनिटी का पोर्शन, कुछ पीडियाट्रिक और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एक एक को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है इसमें। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टू द सेल टिश्यूज बॉडी कैविटीज, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसमें जैसे अगर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के अंदर सेल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेल के जो कंपोनेंट है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस किसको कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में जो आपका टिश्यू है उसमें एपिथेलियल टिश्यू है, इसको उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, या ब्लड किस तरह का टिश्यू है। तो जैसे ब्लड एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। उसके बाद में बॉडी कैविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर आपका जैसे क्रेनियल कैविटी आ गया, थोरेसिक कैविटी आ गया, आपका एब्डोमिनल कैविटी आ गया, और आपका पेल्विक कैविटी आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड पढ़ना है आपको। तो ब्लड के अंदर जैसे आपको मैंने पहले वीडियोस के अंदर कहीं बताया है, मेरे वीडियोस में देखा होगा आपने, कि ब्लड जो है उसमें 55% प्लाज्मा है या 45% ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स के अंदर आपका
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट है, उसके अंदर भी सब डिवीजन है, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, उसमें डब्ल्यूबीसी के अंदर भी ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, और इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किसको क्या बोलते हैं? हेमेटोपोएसिस या हेमोपोएसिस। अब इसमें जैसे एराथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की। तो जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, आपको नाम याद होने चाहिए, टोटल 13। तो क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है। तो आप सबको पता होगा जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 6 है वो एब्सेंट रहता है। या जो हीमोफाइलस वाले जो पेशेंट हैं, उन हीमोफीलिया वाले, उसमें कौन सा फैक्टर एब्सेंट है जो क्लोटिंग फैक्टर है? तो फैक्टर 8 एब्सेंट है, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। और ब्लड प्रोडक्ट और देयर यूजेस की, ब्लड प्रोडक्ट जैसे एक व्यक्ति ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एनाटॉमी आपको पढ़नी है, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप हार्ट का डायग्राम पढ़ सकते हैं, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, हार्ट की लेयर्स के बारे में जैसे कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपका जो आ जाएगा कि आप लिम्फेटिक के अंदर लिम्फ नोड हैं, इन सब के बारे में, लिम्फ नोड है, लिम्फ वेसल्स है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर आप जैसे ट्रेकिया है, नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियस, लंग्स के लोब किसमें कितने लोब्स होते हैं, राइट के अंदर कितने होते हैं? राइट के अंदर जैसे 3 लोब हैं, लेफ्ट के अंदर 2 लोब हैं। उसके बाद में आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके बारे में आता है, जैसे माउथ है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हैं पार्ट है उसके आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम, जेजुनम, इलियम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि रीनल सिस्टम आ गया आपका, किडनियाँ और यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सारा आता है। किडनी के पार्ट आते हैं, जैसे किडनी है तो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। एंडोक्राइन सिस्टम आता है, जैसे कि एंडोक्राइन के अंदर आपकी जो ग्लैंड्स हैं सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, आपकी टेस्टिस है, ओवरी है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आता है, इसमें मेनली फोकस इन्होंने फीमेल जो नीचे बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन का पार्ट, ब्रेन के जो पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ब्रेन की लेयर्स के बारे में, ड्यूरा मैटर, पाइया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, CSF, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सेंस ऑर्गन, स्किन, आई, नोज, आपका टंग की पेपिलाई, वेलेट पेपिलाई, फिलीफॉर्म पेपिलाई, फंगीफॉर्म पेपिलाई, टीथ का डायग्राम वगैरह आता है। स्केलेटन मसल आती हैं, टोटल कितने एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन आ सकता है। जैसे कोई बोन पूछ ली, उसके बोन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम आता है, जैसे आपकी जो मेन मसल्स हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ऑब्लिक मसल्स हैं, उसके बाद में क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस है, इन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट। नर्सिंग के बारे में पूछते हैं कि नर्सिंग का स्कोप क्या है, नर्सिंग जैसे प्रोफेशन क्या है, वाई प्रोफेशन क्या है। हेल्थ डिटर्मिनेंट यानी कि स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक, जैसे कि आपका फूड हो गया, जीन्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। असेसमेंट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड बेसिक नीड, जो कॉमन नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें ये वाइटल साइन वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल, ये पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि रूट के अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक तो पेरेंटल होता है, एक ओरल होता है, ओरल है, सबलिंगुअल है, जीवान के नीचे इनहेल करना, सूंघना, इंसफलेशन है, इंस्टिलेशन है, इंसर्शन है, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राथीकल रूट, इंट्रास्पाइनल, इंट्रा ऑब्लिक, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीजर एंड टेक्निक्स इन फर्स्ट एड इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर आप क्या क्या टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे इमरजेंसी के अंदर आपका क्या क्या चीज आ गई, जैसे कि अगर कोई है आंख से जल गया है, कोई पानी में डूब गया है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, किसी को कुत्ते ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, तो उस समय आप क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी पोर्शन आता है।
कम्युनिटी पोर्शन आता है तो उसमें आएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स। उसके बाद में पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ये जिन्होंने सीएचओ की तैयारी की उनके लिए इजी रहेगा। एपिडेमियोलॉजी, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट, रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम में आपका सब सेंटर, आपका पीएचसी, सीएचसी जो 3 टायर सिस्टम है ये आ जाएगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद में हेल्थ प्लानिंग, जो कमिटीज़ हैं आपकी हेल्थ प्लानिंग के अंदर, ये जो है हेल्थ प्लानिंग उसके अंदर जो आपकी सारी कमिटीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, जैसे भोर हेल्थ प्लानिंग के अंदर जो कमिटीज़ हैं जैसे कि भोर कमेटी है या मुदालियर कमेटी, चड्ढा कमेटी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, जो सोशियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा, गरीबी, अशिक्षा, ये सारी जो हैं ये हमारी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और एजेंसीज के अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज और नेशनल एजेंसीज, जैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हेल्थ और नेशनल एजेंसी के अंदर कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जो मेरा सबसे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेरा स्पेशलिटी है, पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ना है। तो पीडियाट्रिक के अंदर जो सबसे मेन फोकस जाएगा वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आएगा। वृद्धि और विकास, जो फिजिकली डेवलपमेंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी, उसको बोलते हैं ग्रोथ, और जिसको क्वालिटी यानी विकास जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपको फैक्टर्स पढ़ने, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिफेलोकोडल क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, इसके बारे में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। उसके बाद में जो नॉर्मल कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं बच्चों के, सिस्टम वाइज पढ़ना है, ठीक है। सिस्टम वाइज जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको, जैसे कि डाइजेस्टिव से रिलेटेड है तो पाइलोरिक स्टोनोसिस क्या होता है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है। उसके बाद में हार्स्प्रंग डिजीज, एग इंक्लूडिंग मेगाकोलोन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको ज़्यादा। उसके बाद में जैसे कि अगर हम बात करते हैं फीमोसिस, पैराफीमोसिस और नेफ्रोब्लास्टोमा, ये सारी चीज़ पढ़नी। अब जो इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है वो करना है इम्यूनाइजेशन पे, ठीक है। जो अभी राजस्थान के अंदर जो नए टीके ऐड हुए हैं अभी 2, शायद आपको पता होगा, फ्रैक्शनल आईपीवी। तो अभी ये इसका क्वेश्चन आता है कि कब लगता है, 6ठे और 14वें सप्ताह के अंदर फ्रैक्शनल आईपीवी कौन से रूट से लगता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शनल आईपीवी के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में जो 7 जानलेवा बीमारियां बच्चों के अंदर जिसके लिए टीकाकरण योजना लागू की गई है, कौन कौन सी है, तो 7 जानलेवा बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस। अब किसके लिए कौन सा टीका लगता है उसके बारे में, पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन शामिल है, ये सारी पढ़नी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की। किसकी बात करते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की। तो अगर केमिकल नेचर के आधार पर, जैसे इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अलग से टॉपिक, तो केमिकल नेचर के आधार पर पढ़े तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर्स आ गया आपका। और जैसे मास बाय मतलब उसकी मास, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट आ गया, माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स आ जाएंगे। उनसे उनकी कमी से क्या रोग होता है, जैसे रतौंधी किससे होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, उसको डेली आपको पढ़ना है। उसके बाद में बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें सारे अवयव न्यूट्रिशियस मौजूद हों। उसके बाद में थेराप्यूटिक डाइट, उपचारात्मक डाइट, आहार किसको बोलेंगे, तो किस कंडीशन में, जैसे कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आपको लो सोडियम डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। उसके बाद में ये नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये ऐसा कोई बताने की बात नहीं, कार्ब के सोर्स कौन से कार्बोहाइड्रेट के, जैसे आलू है, शकरकंदी है, उसके बाद में आपका गेहूं, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के सोर्स के अंदर जैसे वेज प्रोटीन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो सोयाबीन, सोया चंक्स, पनीर, दूध, ये सारी चीज़ें। जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वो वेज सोर्स हैं, बाकी नॉन वेज सोर्स है इसके अंदर चिकन, मटन, अंडे, और अंडा जो है वो उसका प्राइम सोर्स के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर। अब सिस्टम वाइज इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो कॉमन जो
आपको जो क्लासिफिकेशन है वो पता होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव में हम क्या करते हैं, तो प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट है उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखते हैं, उसको आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है, यानी कि उसको सर्जरी का क्या बेनिफिट है वो बताना है। सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्या, उसके बाद में साइट प्रिपरेशन करना है आपको। उसके बाद में सर्जरी से एक रात पहले तो उसको नील बाय माउथ और नील पर ऑरर रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में सर्जिकल साइट का इंस्पेक्शन करना है, जैसे कि आप उसकी रेडनेस को, पस फॉर्मेशन को उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, कि मेंटल हेल्थ किसको बोलेंगे, जो अपने डेली के काम अच्छे से कर सकता है, थॉट्स प्रोसेस अच्छी होती हैं और विचार खुद को, उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता है, वो मेंटली हेल्थ। उसका ऑपोजिट जिसको नहीं है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो मेंटली इल पेशेंट। अब जो नॉन कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हैं जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और जैसे मेंटल रिटार्डेशन, तो कितने नंबर से कम होगी तो उसको मेंटल आईक्यू कितने से कम होगी तो उसको हम एमआर में काउंट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ओबीजी के अंदर कुछ पूछा गया है इसके अंदर कि जैसे रिव्यू एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ओबीजी का पोर्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन आता ही आता है। तो उसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर आ जाएगा आपका, एक्सटर्नल के अंदर आपका मॉन्स पीबिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस है, ये उसके बाद में बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, वेस्टिब्यूल्स है, और वेजाइनल ओरिफिस है, और यूरेथ्रल ओरिफिस है, ये एक्सटर्नल में। इंटरनल के अंदर आपका यूटेरस आ गया, यूटेरस की लेयर्स पूछ सकते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन के एम्प्यूला, एक्चुअल में निषेचन कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है कि इनफेंडिबुलम में होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ये फीटल डेवलपमेंट। हाँ, फीटल डेवलपमेंट तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन के 2 सप्ताह तक कुछ नहीं है, वो जर्मिनल स्टेज है, वो जर्मिनल स्टेज है। उसके बाद में तीसरे सप्ताह से लगा के 8वें सप्ताह तक है वो एम्ब्रायो स्टेज है। क्या है, एम्ब्रायो स्टेज है। उसके बाद में 9वें सप्ताह से फीटल स्टेज चालू होती है। उसके बाद में नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल लेबर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल लेबर के अंदर आपको स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़नी है। फर्स्ट स्टेज कहाँ से शुरू होती है, सेकंड स्टेज कहाँ से शुरू होती है, स्टेजेस पढ़नी है। उसके बाद में स्टेज का मैनेजमेंट क्या करना है आपको। उसके बाद में सप्लीमेंट्री, जैसे शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड देनी है। उसके बाद में चौथे महीने से 90वें महीने तक आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम D3 चलेगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद में 1 मिनट, नेक्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो किसको बोलेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ऐसी महिला जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 35 वर्ष से अधिक है, उसके बाद में जिसके पहले ही एबॉर्शन हो चुके हैं, पहले सिजेरियन हुआ है, पहले ही कोई मेडिकल कंडीशन है महिला को, जैसे बीपी की या डायबिटिक महिला है, ये सारी, जिसको फिट्स आते, कन्वल्शन आते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ 1 मिनट, मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर में इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जैसे कि बच्चे का माउथ क्लीनिंग करना, अबगार स्कोर चेक करना, अबगार स्कोर के बाद में उसको अगर जरूरत पड़ी तो आपको CPR, नियोनेटल रिसस्टेशन देना, उसके बाद में क्लीनिंग करना, सक्शनिंग करना, विटामिन K का इंजेक्शन लगाना बच्चे को। उसके बाद में उसको जो जन्म के समय जो टीके लगते हैं हेपेटाइटिस B का और BCG OPV लगता है, वो सारी चीज़ें जो केयर हम बच्चे को डिस्चार्ज से पहले देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके न्यूबॉर्न केयर में आएंगी। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन हमने डिस्कस किया वो आपका था 55 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था, 55 मार्क्स का। तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका इसमें कवर होता है। नेक्स्ट, जिन्होंने तैयारी की थी CHO की, उनके लिए भी एक अच्छा ऑफर है। 15 नंबर आपके इसमें कवर हो रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित जो हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आज तक भाई कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को। और आशा भी उसी टाइम पे आया था। तो आशा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। अब इसकी बात करते हैं हम कि जो इसके जो प्रोग्राम्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के
मिशन इंद्रधनुष है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, उसके बाद में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम और कॉन्ट्रासेप्शन तो रट डालना, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन रट डालना। उसके बाद लक्ष्य कार्यक्रम है, जैसे ये अपने लिए नहीं है, ये इंस्पेक्शन कार्यक्रम है, लक्ष्य जैसे लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है। नेशनल अदर प्रोग्राम कौन से, न्यूट्रिशन के, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, एक माँ चलता है, माँ मतलब मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है। उसके बाद में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस है, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल है। कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित कुछ प्रोग्राम चलते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ये जब आप जो लोग अभी CHO लगे हुए हैं उनको ये पता होगा क्या होता है, अभी लगेंगे मतलब रिजल्ट आना बाकी है। तो IHIP या IDSP हम जो भरते हैं, S फॉर्म, L फॉर्म, P फॉर्म, ये जो भरते हैं उस पर है। उसके बाद में रिवाइज RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया था, नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम। उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो है जैसे कि वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो वेक्टर बोर्न के अंदर क्या है, जैसे मलेरिया है, फिलेरियासिस है, डेंगू है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है। और जो NCD चलता है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो प्रोग्राम चलता है, जैसे कि मेनली हम 5 बीमारियों को कवर करते हैं उसमें। एक तो आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और कैंसर। कैंसर में 3 आते हैं, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। उसके बाद में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इसमें अंदर आ जाता है। और उसके बाद में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल जो डिजीजेज है, ठीक है, जो सब औद्योगिक क्षेत्र में जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे सिलिकोसिस है, और ये जो है सर इसमें आ जाएंगे आपके। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना है, उसके बाद में PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, और HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये सब आपको किस में रटना है, आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के अंदर। अब जो व्यक्ति पढ़ सकता है, देखो हम जो बात करेंगे पहले जो नर्सिंग से संबंधित या थोड़ा मेडिकल से संबंधित चीजें हैं, जैसे सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, ठीक है, सामान्य चिकित्सा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, तो उसमें फर्स्ट एड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ता काटने पे हम क्या करना चाहिए, तो कुत्ता काटने पे हमको उसको घाव को साबुन से वॉश कर देना चाहिए। उसके बाद में अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, तो सांप काटने पे आपको कहीं भी झाड़ फूक वगैरह पे नहीं ले जाना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि जो नॉर्मल मेडिसिन हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि एंटीपायरेटिक कब देंगे बुखार आने पे, एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है। उसके बाद में एंटी एमिटिक्स है, उल्टी वगैरह हो रही है तो आप उसमें एंटी एमिटिक्स दे सकते हैं। उसके बाद पोषण संबंधी अपनी बात हो ही गई है, और फर्स्ट एड के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, और संबंधित सामान्य ग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर से संबंधित विषय वस्तु, तो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे शॉर्टकट जो है, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V और Ctrl+V उसको पेस्ट। उसके बाद में हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिताजी कौन थे उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ के पिताजी देख लेना, जैसे माइक्रोबायोलॉजी या उनके पिताजी कौन थे उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो कंप्यूटर हो गया, उसके बाद में रैम का फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी विंडोज कौन सा है, एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड कौन सी है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा जीके से है, अगर कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ना, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 5 नंबर का है, इसमें आपको ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, आप अपना फोकस जो है नर्सिंग के सब्जेक्टों पे करें। जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है, राजस्थान विकास, भूगोल, इतिहास, परंपरा, ये जो है जैसे ये वाला जो है, तो कॉमन जो क्वेश्चन जो है मैं जैसे आपको डिस्कस करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आएंगे। जैसे राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। और जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे पहला लॉकडाउन किसने लगाया था, तो राजस्थान ने लगाया था। कुछ जैसे राजस्थान के गांधी किसको बोला गया, तो गोकुल भाई भट्ट को बोला गया। इसके अंदर इसके आपके
जो महत्वपूर्ण किले हैं या बोलिए स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले वगैरह, इसके बारे में आता है। जैसे राजस्थान का इतिहास के बारे में आपको पूछा जा सकता है इसमें कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन है या बेगू बिजोलिया वाली क्रांति है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप। लोक देवता और लोक देवियाँ, उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ऊंट के काटने पे किस लोक देवता की पूजा करते हैं, तो पाबू जी की पूजा करते हैं। सांप काटने पे गोगा जी की पूजा करते हैं। उसके बाद में जो 13 ताली नृत्य है, जैसे नृत्य का भी बताया गया है, तो 13 ताली नृत्य है तो वो किस पे आधारित है, तो वो बाबा रामदेव पे आधारित है। ठीक है। और जो नॉर्मल हमारे जो संस्कृति है, जैसे गणगौर वगैरह है या बोलियां हैं, तो हाड़ोती क्षेत्रवाद की दृष्टि से कैसे बांटा गया है, हाड़ोती, मेवाती या फिर शेखावटी, मारवाड़ी, वागड़ी, ये जो एरिया है इस तरह बांटा गया है। उसके बाद में जो किले हैं, महत्वपूर्ण किले, जैसे कि कुंभलगढ़ फोर्ट है, विजय स्तंभ जो है, उसके बाद में रणकपुर का किला है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण के बारे में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये जो पॉइंट मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि इसमें आप कितना पढ़ोगे यार, इसलिए ये 5 नंबर के लिए समय गंवाना ज़्यादा सही नहीं है। तो आई थिंक आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और तो कोई रह नहीं है, और तो कोई रहन सामान्य चिकित्सा स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी एक चीज़ और रह गई। जैसे स्वच्छता में आप पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हो, वाटर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। तो अगर आप ये मेनली इन चीज़ों फोकस करें जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे से हो जाएंगे। और आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली कोई सीधी अभी सुनने में भी आ रहा है शायद, देखो मैं 100% श्योर ये नहीं हूँ, पर जो अभी ये आपने फॉर्म भरा, जो बोनस वाली भर्ती थी, 1% चांस सुनने में आ रहा है। देखो मैं श्योर नहीं कि उसका भी एग्जाम बेस पे हो सकता है। पढ़ोगे तो कहीं बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी काम ही आएगा। ठीक है। तो आप अपने जो जितने भी नर्सिंग वाले दोस्त हैं, जो ये वीडियो देखेगा या सुनेगा, वो अपने जो दोस्त हैं उनसे आप ये शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को, क्योंकि देखो ये चैनल है, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, ये मेरा पर्सनल चैनल भी है, परंतु इसमें आपको एजुकेशन की वीडियोज़ है वो मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।